नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक फरहान अख्तर द्वारा निर्मित फिल्म 120 बहादुर का विशेष प्रदर्शन पलासियो मॉल में उनके साथ मिलकर देखा। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज हमारे भारत की है। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम भरा जीवन जी रहे हैं उनकी याद दिलाई है। नई पीढ़ी को देखना चाहिए। मैं एक लंबे समय के बाद मूवी देख रहा थिएटर पर जवानों की बहादुरी पर सब लोग गर्व करते हैं। भारत सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था और आज क्या है। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो कम ना हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर पर विपक्षी दलों के सवाल के बीच प्रक्रिया लगातार जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के जरिए करोड़ों वोटर्स का नाम काटने की साजिश रची जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर एपीएन न्यूज ने यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह से खास बातचीत की। देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। बिहार के बाद 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू की गई, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया निरंतर लगातार चल रही है। 4 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और एमएलसी संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष सिंह जी, सबसे पहले तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है चल रही है, लेकिन विपक्ष का, खास करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया, उनका ये आरोप है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है और करोड़ों की संख्या में वोट इस बार काटे जाएंगे। पहले एसआईआर की प्रक्रिया को समझना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं है। प्रत्येक 20 वर्ष में ये एसआईआर होता ही है। 2003 में पिछली बार हुआ था। 2003 जनवरी में जो सूची प्रकाशित की गई थी वो एसआईआर के आधार पर थी। पहला ही शर्त है कि आपका 2003 की मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो आपको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि अगर आपका 2003 के मतदाता सूची में नहीं है, आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, किसी भी एक व्यक्ति का अगर नाम 2003 की सूची में है तो भी आपको केवल उसी को बताना है, कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी 12 तरह के जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने किए हैं उसमें आधार केवल आंशिक है। 12-11 तरह के जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें किसी यूनिवर्सिटी का या हाई स्कूल का जिसमें जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो और स्थान हो, या कोई भी सरकारी जो डॉक्यूमेंट हो, ज़मीन आपको अलाट हुई हो, भारत का पासपोर्ट हो, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत साधारण डॉक्यूमेंट हो, बिजली का बिल हो, मतलब केवल साधारण डॉक्यूमेंट हैं। उसके आधार पर मतदाता बनने में कहीं कोई। आपने घुसपैठियों की बात कही। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाए जाएंगे और पहचान की जाएगी, और जो भी घुसपैठिया होगा, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। केंद्र का भी निर्णय है, केंद्र का निर्देश है। पहले ही हमारे गृह मंत्री घोषणा कर चुके हैं कि एक भी अवैध घुसपैठिए को हम भारत में रहने नहीं देंगे और घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। भारत के नागरिक किसी भी धर्म के हों, किसी जाति पंथ मजहब संप्रदाय के हों, वो भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक हैं तो भारत के संसाधनों पर, भारत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भारत की हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उनसे आच्छादित होने का हक है।
लेकिन इन घुसपैठियों का भारत के ऊपर बोझ बनने का कोई हक नहीं है और उनको किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतदाता बनने का कारण नहीं है, इनको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता और डिटेंशन सेंटर बनेंगे और इनको बाहर भेजने का प्रयास किया जाएगा और भारत का नागरिक तो उनको बनाया ही नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी संतोष सिंह, जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी है और जो विपक्ष का विरोध है वो बेसर और बेमानी है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता चुनाव आयोग बरत रहा है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एसडीएम विनय कुमार सख्त दिखाई दिए। एसडीएम ने बीएलओ तथा विभाग के अन्य कर्मचारियों को गांव-गांव भेजकर एसआईआर प्रक्रिया को तेज दे रहे हैं। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलारी विधानसभा और कुंदर की विधानसभा में अब तक एसआईआर प्रक्रिया लगभग 55% से अधिक पूरी हो चुकी है। बीएलओ से लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। अच्छे कार्य करने वाले बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित भी कराया गया है। बीते दिनों लगभग 11 बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था और लगभग 15 ऐसे बीएलओ और चिन्हित किए गए जिन्होंने अपने कार्य में रुचि दिखाई है, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कराया जाएगा। अपने कार्यों में रुचि रखने वाले बीएलओ लगातार लोगों के एसआईआर फॉर्म भरकर अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संभल में 46 साल से बंद कुएं की खुदाई हुई शुरू। 1978 के दंगे में हुई थी व्यापारी की हत्या, जिनके भतीजे ने दी थी कुएं की जानकारी। कुएं की खुदाई खोल सकती है दंगों का राज। संभल के 1978 के दंगों से जुड़े एक मामले में बुधवार को एक कुएं की खुदाई शुरू की गई। इस कुएं में परचून व्यापारी रामशरण रस्तोगी की हत्या के बाद उनके शव को तराजू बांट बांधकर फेंका गया था। यह कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी मसूद खां सराय स्थित मुख्य बाजार में है। संभल हिंसा की बरसी पर 24 नवंबर 2024 को जिलाधिकारी डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और जिला और पुलिस अधीक्षक एसपी कृष्ण विश्नोई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने फुट पेट्रोलिंग भी की। कुएं के ठीक सामने अकबरपुर मंडी में मृतक रामशरण रस्तोगी के भतीजे सुनील रस्तोगी की दुकान है, जिनसे अधिकारियों ने बातचीत की थी। शिकायत के आधार पर डीएम और एसपी ने सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी को कुएं की खुदाई के निर्देश दिए थे। यातायात माह में सड़क सुरक्षा के दावे जहां पूरे प्रदेश में सुर्खियां बना रहे हैं, वहीं मुरादाबाद परिवहन विभाग की लापरवाही इन प्रयासों को कमजोर कर रही है। विभाग की उदासीनता के कारण अनफिट वाहन बिना रोक-टोक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। फिटनेस केंद्रों की धांधली इस कदर है कि कागजों पर वाहन फिट दिख जाते हैं, जबकि वे चलते योग्य भी नहीं होते। आरटीओ कार्यालय के बाहर दलालों का प्रवेश वर्जित बोर्ड केवल दिखाया जाता साबित हो रहा है, क्योंकि हर खिड़की पर दलालों की पकड़ बनी हुई है। अवैध वाहन अड्डों पर भी विभाग की कोई रोक टोक नहीं है। रात में ईंटों से लदे ट्रक टैक्स चोरी करते हुए गुजर आते हैं, लेकिन जांच करने वाला कोई नहीं होता। जब इस अव्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं तो आरटीओ केवल जांच की जाएगी कहकर बचने पर नजर आते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जनता की सुरक्षा कब विभाग की प्राथमिकता बनेगी। भारत सरकार 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को दिए गए लिखित आश्वासन का पालन न किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। एमएसपी 50% के साथ गारंटेड खरीद के लिए कानून बनाना, व्यापक ऋण माफी, श्रम संहिता, बिजली बिल 2025, बीज विधेयक 2025, एनपीएफएम, राष्ट्रीय सहकारिता नीति को निरस्त करना और श्रमिकों को और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एफटीए पर रोक लगाना आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। साथ किसानों के ऊपर जो स्मार्ट मीटर का बोझ डालकर अपनी को फायदा कराया जा रहा है, उसका भी विरोध किया। सरवण समाज बेटियों के प्रति कथित रूप से
अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। आईएएस संतोष वर्मा के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अपमानित किए गया, जिसको लेकर विरोध में आज सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। आईएएस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिकारी की टिप्पणी समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है और इस पर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सवर्ण समाज ने स्पष्ट कहा कि बेटियों के सम्मान पर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न्याय मिलने तक विरोध जारी रहेगा। कुशीनगर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हे पक्ष ने बारात ही नहीं निकाली, जबकि लड़की पक्ष ने 1500 लोगों का खाना तैयार किया था। उनके मेहमान मौजूद थे, डीजे बज रहा था, लेकिन रात 8 बजे अचानक सूचना आई बारात नहीं आएगी। बाद में पता चला कि दूल्हे पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने का हवाला देकर बारात नहीं लाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। हताश परिजन पहले बंसी पुलिस चौकी और फिर पड़तलौना थाना पहुंचे। जब दूल्हे के गांव पहुंचे तो घर पर ताला मिला। बता दें कि दूल्हा नागेंद्र साहनी की शादी 8 महीने पहले तय हुई थी। दहेज के रूप में 5 लाख रुपए, एक पल्सर बाइक और विदाई का सामान तय हुआ था। ये भी आरोप है कि शादी के दिन दूल्हे पक्ष ने नई मांगे रख दी। लड़की वालों ने दहेज मांग बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दहेज रूपी कुरीति ने एक और परिवार की खुशियां छीन ली। लड़की पक्ष अब इस शादी को पूरी तरह खत्म करने का मन बना चुका है। आप देखिए रहे हैं, कम से कम 15-16 लाख रुपए लगा के आज तक हम लोग पूरा तैयारी करके पूरा काम कर रहे थे, लेकिन बारात नहीं लाए सब। तो हमारे के सरकार से निवेदन है कि हमारी बहन का पहले नंबर उसका इंसाफ किया जाए। ठीक है, बस धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू कुमार गोड़ है। कहाँ के रहने वाले हैं? तिलोकपुर बुजुर्ग रहने वाला हूँ। अब तो पूजा के लोग कहता है कि 12 बजे माटी कोड़ाई 12 बजे ले लड़का रहल। ओकरे बाद हमने के 6 बजे पता चलल काम के कि बारात नहीं आई, लड़का भाग गई बाटे। तब से आदमी गुमसुम सारा लोग जान गई। ओकरे बाद सारा लोग वजह पहुँचल थाने पर, बासी थाने पर। ओकरे बाद कोतवाली में बैठल बनल उधर रिपोर्ट लिखा था। 4-5 लड़का ओकरे घरे पहुँचल बाटे। रोजा लड़का कहना तो उनकर दादी कहतड़ी कि हम इधर छोटका से ना करे हो जाए। यूपी के अमरोहा हसनपुर थाना इलाके के गांव से भात नौत कर लौट रही दूल्हे की मां की सड़क हादसे में मौत होने से शादी की खुशियों में मातम का माहौल छा गया। महिला की मौत से परिवार में कोहरम मच गया। फिलहाल पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। बता दें, गजरौला थाना क्षेत्र के गांव चौहड़पुर माफी निवासी अंकित पुत्र ऋषिपाल सिंह दोपहर करीब 2 बजे अपनी मां संतोष के साथ हसनपुर क्षेत्र के गांव सिरसा रुखालू स्थित अपने मामा राम किशोर के घर भात नौत कर अपनी 50 वर्षीय मां संतोष के साथ बाइक से घर को वापस लौट रहा था, जहां हसनपुर रहरा मार्ग स्थित गांव डगरौली के नजदीक पीछे से अनियंत्रित तेज गति से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 50 वर्षीय संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंकित की बारात 30 नवंबर को बचरायू थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर रहमापुर जानी थी और 29 नवंबर को उसकी लगन आनी थी। उधर शादी में शामिल होने के लिए रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे और घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन इस हादसे ने घर में खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। पीलीभीत वाहनों की चेकिंग के दौरान सीओ ट्रैफिक विधि भूषण मौर्य पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर थप्पड़ मारने को लेकर
अभावित कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सीओ की अभद्रता को लेकर कार्रवाई की मांग की है। ताली पीटकर जमीन पर बैठकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद की नारेबाजी करते इन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चेकिंग के दौरान यातायात सीओ विधि भूषण मौर्य ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अभद्रता कर उनके साथ मारपीट कर दी, जिससे आहत होकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर धरने पर बैठ गए और सीओ द्वारा दी गई अभद्रता को लेकर प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते सड़क जाम होता देख मौके पर सहायक एएसपी नताशा गोयल के साथ 2 थानों की फोर्स ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत करवाते हुए घटना को लेकर हुए प्रकरण में बैठकर सुलह समझौता का भरोसा दिलाया। आगरा के थाना एकता क्षेत्र के नगला अरहर गांव की है, जहां घर से बाहर गए परिवार की गैर हाजिरी में चोरों ने पूरे घर को खंगाल डाला। पीड़ित नाथूराम राजपूत अपने पूरे परिवार के साथ शादी में शामिल होने बेटे की ससुराल में पूरा लोधी गए हुए थे। घर पर ताला लगाया गया था, लेकिन रात करीब 1 बजे जब परिवार वापस घर लौटा तो घर का मुख्य ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित नाथूराम राजपूत ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आसपास लगे सीसीटीवी के साथ पड़ताल शुरू कर दी। जांच में जुटी हुई पुलिस द्वारा चोरों की तलाश जारी है। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के खजुआ कस्बे में अपने घर के अंदर लेखपाल सुधीर कुमार कोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों को आशंका हुई तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तब तक लेखपाल सुधीर की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी प्रियंका अग्रवाल तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बताया जाता है कि मृतक लेखपाल सुधीर 1.5 वर्ष पहले नियुक्त हुआ था। ये भी बताया गया कि उसकी शादी थी। उसकी बारात कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के सीतापुर गांव जाना था। लेखपाल की शादी काजल निवासी सीतापुर के साथ तय हुई थी। बताया जाता है कि विभागीय काम का बहुत दबाव था, जिससे लेखपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी का उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना अड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये पैसे देके कराओ, एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए ये तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। हाथरस के नगला रामबल गांव में एक दलित परिवार में शादी थी। जब बारात गांव पहुंची तो कुछ दबंगों ने कथित तौर पर बारात को गांव में ही नहीं चढ़ने दिया। बताया जा रहा है कि ये दबंग पहले भी दलितों की बारात को रोकने का प्रयास कर चुके थे। इस संवेदनशील स्थिति की सूचना भीम आर्मी के सदस्यों को मिली। भीम आर्मी के सदस्यों ने तत्काल मामले की गंभीरता से कोतवाली सासनी पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही कोतवाली सासनी के इंस्पेक्टर अवधेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ बिना देर किए नगरा रामबल गांव पहुंचे। पुलिस की सक्रिय मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शादी संपन्न हुई। कुछ गांव में जैसे ही घुसते हैं, उधर ठाकुर समाज के घर हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ से कोई दलित समाज का युवा या मतलब कोई बारात चढ़े घोड़े पे बैठ के, तो उनकी मानसिकता थी। लेकिन हमने आज तक बारात नहीं चढ़ी तो हमने पुलिस प्रशासन का सहारा लिया। पुलिस प्रशासन को बताया, जो शासकीय कोतवाली प्रभारी हैं अवधेश कुमार जी, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी अच्छी तरीके से बारात चढ़वाई। और गांव में जो उनका माहौल जैसे बनाना चाह रहे थे, उस माहौल को घंटे 2 घंटे 1-2 दिन पहले से ही उनकी पूरी नज़र में था और उन्होंने बढ़िया तरीके से बारात चढ़वाई। और गांव के आसपास के लोग पुलिस प्रशासन से और बारात चढ़ी उससे बड़ा खुश है। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के वाटर वर्कर्स रोड पर स्थित जर्जर पानी की टंकी को नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा गिराया गया। काफी समय से यह पानी की टंकी जर्जर अवस्था में थी और
कभी भी कोई हादसा हो सकता था, जिस कारण नगर पालिका परिषद के द्वारा पानी की टंकी को धराशायी पर दिया गया। इस टंकी से पानी की सप्लाई काफी समय से बंद थी। पानी की टंकी गिरते ही धुएं का गुब्बार छूट गया। वहीं पानी की टंकी को गिराते समय काफी लोग मोबाइल से यह नजारा अपने फोन में कैद कर रहे थे। यूपी के कौशाम्बी जिले में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब कार चालक एसआईआर से जुड़े एक संदेश के बारे में सोचते हुए गाड़ी चला रहा था। सैनी थाना क्षेत्र में NH 19 पर कमासिन गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 55 वर्षीय नासिरा बेगम की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों के अनुसार फतेहपुर जनपद के अफोई गांव निवासी इसरार अहमद नैनो कार चला रहे थे। बरेली के बिथरी चैनपुर इलाके में देर रात अचानक अफरा तफरी मच गई। उड़ला गांव के पास स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर दूर तक दिखाई देने लगी। घना धुआं उठता देख आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फैक्ट्री में प्लाईवुड और कच्ची लकड़ी का भारी स्टॉक होने की वजह से आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले बैठी। तेज हवा ने आग को और फैलाने का काम किया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। हालांकि आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अरबों की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी करता था। आरोपी प्रेम प्रकाश ने अरबों की संपत्ति ठगी से अर्जित की है। अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए प्रेम प्रकाश ने कई बड़े बॉलीवुड स्टार को भी बुलाया था। गोविंदा, प्रीति जिंटा जैसे कलाकार ने प्रेम प्रकाश की कंपनी का प्रमोशन किया। ठगी की रकम प्रेम प्रकाश अय्याशी में उड़ाता था, महंगे शौक करता था। देश भर में कई जगह ठगी के पैसों से अपनी प्रॉपर्टी बनाई। कुछ वर्ष पूर्व बिहार से सहारनपुर जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ। प्रेम प्रकाश ने पढ़ाई में बीटेक कर रखा है। साथ ही संतोष कुमार को भी लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सैकड़ों लोगों को इसने वो किया, सैकड़ों क्या ये हजारों की संख्या में है। इसने कई काम किया। एक तो कोचिंग खोला, कोचिंग के आड़ में लोगों को एडमिशन कराने के नाम पे उनसे पैसा लेना कि आपके इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, मैनेजमेंट में एडमिशन कराने में पैसा लिया गया। उसके बाद से इसके द्वारा एक DPS जूनियर नाम का ब्रांच स्थापित किया गया और पूरे देश में फ्रेंचाइजी उसकी बांटी गई। बाद में वो सब भी फर्जी निकला। उसके बाद से इसके द्वारा यहाँ पे ये सेंटर खोला गया जो एडमिशन के नाम पे किया। अब इसके बाद दिल्ली में सेंटर खोलने के लिए ऑफिस देख रहा था और फिर वहाँ भी पेपर में दे करके लोगों को मेडिकल PG में एडमिशन कराने के नाम पे संपर्क चल रहा था कि प्रत्येक से इसका 4 से 5 करोड़ रुपए लेने की तैयारी में थी। उसके बाद इन पैसों को लेकर के ऐश करता है कुछ प्रॉपर्टी का। और इस गिरोह में अभी जो यहाँ लखनऊ में काम किए थे तो ये 2 लोग ही वो हैं, बाकी स्टाफ था जिनको ये अपना पेमेंट किया। स्टाफ को भी नहीं, स्टाफ में सब लोग इसको ये मानते थे कोई बड़ा आदमी है जो कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो इसके साथ संलिप्त रहे ये और संतोष दोनों की अरेस्टिंग हो गई। संपत्ति सामने आ रही है। पीलीभीत की कोतवाली देओरिया के पंसड़ी गांव में JNM के छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के पिता सुरेश चंद्र की शिकायत पर मुरारी लाल, शिवम, मेवाराम, बादशाह, अमन राम, अवतार, सूरजपाल और आशीष की मां पर हत्या, बलवा सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छेड़छाड़ वहीं लगाए आरोप गंभीर ने पीड़िता साथ ही कहा अगर पुलिस समय रहते आरोपियों को पकड़ लेती तो उसके भाई की हत्या होने से बच सकती थी। घटना ने सिंह गौतम थानाध्यक्ष है दी शुरू जांच।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।